हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर ग्रेविटेशन, और अब हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके पहले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद दोनों को सम करने के बाद जो मिलता है टोटल एनर्जी एक सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में, ये पूरा बता दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर उसके फंडे लग रहे होते हैं तो मैं उसे कहता हूं प्री रिक्विजिट, और उसको मैं करवाते हुए ही चलता हूं, तो फिर कोई दिक्कत आपको ऐसा नहीं आएगी। बस मेरा एक चीज का कहना है कि भैया कॉपी किताब लेके बैठा करो और तरीके से नोट करते हुए चला करो, तभी जाकर के वो फील आता है। ठीक है, तो बिना समय लगाए आपको पहले तो क्वेश्चन पर लेकर के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट की रिक्वायरमेंट है। देखो, an artificial satellite circles around the earth at a distance of 3600 किलोमीटर from the surface of earth। ठीक है, अब यहां पर ना एक छोटी सी चीज मेरे को समझ में आ रही है, टाइम पीरियड की बात की गई है। ठीक है, इस सवाल को अगर हम देखें ऐसे ब्रॉडली तो यहां पे टाइम पीरियड नामक चीज की जो है बातचीत करी गई है। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा ना यहाँ पे, वो हो जाएगा 2π/r। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का क्यूब अपॉन जी। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको दिखने वाला है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना छोटी मोटी चीजें होती है। देखो, ये जो r प्लस एच है ना, उसको मैं कई बार खुद ही कह दूंगा कि बेटा ये जो r प्लस एच लिखा है ना, लेट्स टेक दिस स्मॉल r। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फिगर आउट तब हो पाएंगी जब आपके दिमाग में ना एक पिक्चर क्लियर होगी कि एग्जैक्टली r किसको लेते हैं, h किसको लेते हैं, फिर r प्लस एच किसको लेते हैं। ठीक है, तो एक बार वो पिक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए, उसके बाद कहानी आप लोग के लिए समझना आसान होगा। तो जरा गौर फरमाइएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस एज अर्थ, ये हमने इसको अर्थ मान लिया। क्या मान लिया हम लोगों ने? इसको अर्थ मान लिया। ठीक है, तो अर्थ का जो पूरा मास होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे कि अर्थ का जो पूरा मास होगा वो उसके सेंटर पर होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और अर्थ का पूरा मास बोले तो कैपिटल M। चलेगा आप लोग को? अब इसके बाहर होगा ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूम रहा होगा एक सैटेलाइट। तो इसके बाहर होगा ऑर्बिट और ऑर्बिट में घूम रहा होगा एक सैटेलाइट। चलेगा आप लोग को इतना? ठीक है, अब जरा गौर करना, सैटेलाइट जो हम लेके चलेंगे ना, उसका मास क्या लेके चलेंगे? सैटेलाइट जो हम लेके चल रहे हैं, लेट्स सपोज इसका मास हम ले लेते हैं m के बराबर, मतलब छोटा वाला m ले लेते हैं। इसका मास ले लिया अपन लोगों ने, क्या बोलते हैं, छोटा वाला m। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। तो बड़ा वाला m इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मास ऑफ द प्लैनेट, यहां पे स्पेसिफिकली मास ऑफ अर्थ ले लिया है, और छोटा वाला m इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द सैटेलाइट, है ना। अब जरा गौर फरमाया जाए, आप सब लोग को पता है कि इसका जो खुद का रेडियस है, इसका जो खुद का रेडियस है वो होता है बेटा r के बराबर, बड़ा वाला r, करेक्ट। इसका जो खुद का रेडियस होगा वो होगा कैपिटल R के बराबर। ये रहा यहां से यहां तक का। उसके बाद सैटेलाइट की जो दूरियां होती है ना बेटा, तो सैटेलाइट की दूरियों को हम स्मॉल r से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, मतलब इस एक काम करेंगे, सैटेलाइट की दूरी को अपन ना h से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इस दूरी को हमने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है h से। अब मैं आपको बता दूं एक बात क्लियर, ये जो सेंटर से लेकर के सरफेस तक की दूरी है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R। सरफेस से लेकर के ऑर्बिट तक की जो दूरी है, मतलब जो सैटेलाइट की दूरी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज स्मॉल h के बराबर। अब सेंटर से लेकर के ये जो पूरा सैटेलाइट होगा वो हो जाएगा r प्लस एच। आया समझ? और उसी r प्लस एच को, इसी r प्लस एच को सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है, ठीक है, तो इसी r प्लस एच को आप सिर्फ स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस r प्लस एच को आप सिर्फ स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप दिमाग में ये बात डाल लीजिए बेहतरीन तरह से कि यहां पे कभी भी अगर मैं आपके सामने ऐसा यूज कर दूं कि बेटा स्मॉल r जो है, यहां ध्यान देना जरा, कि बेटा स्मॉल r जो है वो तो r प्लस एच है, तो मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर परेशानी नहीं होनी चाहिए। पक्का? डन? ठीक है, तो एक काम करना बेटा, एक बार जरा इसको डब्बे में डाल लेना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो बड़ा काम का है। चला इतना? ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको उसका फॉर्मूला याद है? क्या आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? ये पहली बात तो U से करेंगे रिप्रेजेंट। इसका फॉर्मूला होता है माइनस G, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट, अपॉन यहाँ पे आ जाता है छोटा वाला r।
आ गया समझ में? सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। सैटेलाइट अगर स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट है तो उस सैटेलाइट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सैटेलाइट और अर्थ के सिस्टम का जो एनर्जी है कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो इस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2r, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे देन व्हाट यू गेट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो माइनस जी एम एम बाई आर, उसमें प्लस करना पड़ेगा जी एम एम बाई 2r, तो जो बचेगा बेटा वो बचेगा माइनस जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। और आर यहाँ पे क्या आपको पता है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द गिवन सैटेलाइट। तो ये वाले बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमको यूज करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जरा आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी इसको नोट करिएगा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा? चलो ये वाला केस तो आपका हो चुका है। अब जरा बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आया जाए। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब जो भी चीजें गिवन है ना यहाँ पे, बस उसको देखते हुए यहाँ पे तो अपने पास बेसिक फॉर्मूले लिख के रखे हुए थे, ठीक है। t इज इक्वल टू 2π/r अंडर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा g, नीचे क्या आ जाएगा g, ठीक है। अब r प्लस h तो r के बराबर था, वो मैं लिखवा चुका था। अब जरा गौर करो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्स अराउंड द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब ये h के बराबर है। जो ये डिस्टेंस है वो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब h के बराबर है, तो 3600 किलोमीटर, ठीक है। आ जाओ प्रॉपर सोल्यूशन के ऊपर आते हैं इसके। तो यहां पे सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो h की वैल्यू गिवन है हमको, यहाँ पे h की वैल्यू हमको गिवन है कि सर 3600 किलोमीटर है। हमने बोला बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर और हाइट कितना है 3600 किलोमीटर, ओके डन। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। दो चीजें निकालनी है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और दूसरा निकालना होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना आप, वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बात सुनो, सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे घूम रहा है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। क्या कर दो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भाई सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, इट्स एज सिंपल एज दैट 2π इंटू सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। 2π इंटू सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऑर्बिट का जो सर्कुलर पाथ है ना, उसका रेडियस छोटा वाला आर है, बड़ा वाला आर नहीं है। सर्कुलर पाथ जो ऑर्बिट का है ये वाला, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे करेंगे इसको रिप्रेजेंट? स्मॉल आर से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसलिए 2π इंटू स्मॉल आर अपॉन, देखो भाई स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय बीता है उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? टाइम पीरियड। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा फॉर वेलोसिटी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस गिवन है अपने को 6400 किलोमीटर स्टैंडर्ड वैल्यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बिना समय लगाए सीधे अपन इसको पुट करना शुरू करते हैं। h की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर आप अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला चले बेटा टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/r अंडर रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा g। g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 होगी स्टैंडर्ड वैल्यू। ये वाला पूरा फंडा आपको समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। अब जरा इसमें काम करें, सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरा मन कर रहा है कि r प्लस h को पहले एक बार देख लें, इवैल्यूएट कर लें, बिकॉज वो चीजें किलोमीटर्स में है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स के अंदर, बिकॉज वी नीड टू इवैल्यूएट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, ठीक है। चलो अब एक काम करो, इसको पहले डब्बे में डाल दो कि हाँ भैया फॉर्मूला तो है, इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। नाउ r प्लस h, r का मतलब क्या है 6400 किलोमीटर
प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3600 किलोमीटर। तो ये जो r प्लस एच जो छोटा r के बराबर होता है, ये दरअसल कितना आ जाएगा 3600 प्लस 6400 मतलब 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। तो ये जो r प्लस एच है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। एक बात तुमको बताता हूँ, 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4, उसके बाद 10 टू द पावर 3 एक्स्ट्रा आएगा मतलब 10 टू द पावर 7। तो ये r कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 7 मीटर। r कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, इसको अपने को यूज करना पड़ेगा। r मतलब r प्लस एच, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि r का मतलब r प्लस एच, जहाँ दिखे 10 टू द पावर 7 मीटर से भर दो उसको। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो नाउ एज पर द फॉर्मूला वी हैव, आगे बढ़ते हैं। नाउ एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से, नाउ एज पर द फॉर्मूला वी हैव, जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, अब सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई कर देता हूं मैं पहले, या एक काम करूं इसको अंदर फेंक दूं। ठीक है, ये जो r बाहर रखा हुआ है ना, इसको अंदर फेंक देता हूं। तो क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, 2 पाई को टच मत करो, अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का जो क्यूब है इसको भी टच मत करो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, r का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी हो रही क्या आप लोग को? चलो ठीक है, अब एक काम करो, सारी वैल्यूज को भरना स्टार्ट करना। 2 इंटू पाई का मतलब क्या होता है बेटा 3.14, पाई का मतलब क्या होता है 3.14। यार लेना है तो 22/7 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन इंटू अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का क्यूब। r प्लस एच कितना आ चुका है 10 टू दी पावर 7। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 10 टू दी पावर 7 का क्यूब, अपॉन नीचे क्या लिखा है बेटा, r का स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, तो r का स्क्वायर, r का मतलब क्या होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, r का मतलब क्या होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अगर चाहूँ ना तो 6.4 10 टू द पावर 6 कर सकता हूँ। ठीक है, तो r का स्क्वायर मतलब 6.4 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। सही लिखा है, r का स्क्वायर मतलब 6.4 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, g से करना है, और g का मतलब क्या होता है 10, g का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब जैसे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो जो मेरा टाइम पीरियड का आंसर आने वाला है वो आने वाला है पूरा फर्दर सॉल्व करने के बाद सेकेंड्स में आएगा, बिकॉज SI यूनिट्स का खेल हम कर रहे थे। 9812.5 सेकेंड्स, 9812.5 seconds. This is going to be the final answer for time period. आ गया समझ, आ गया समझ। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर 9812.5 seconds. इट्स एज सिंपल एज दैट, दिल में बसा के रखना। ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार जरा जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं निकालता हूँ इसकी वेलोसिटी भी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समय कम है तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलिए बहुत शानदार। ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, टाइम पीरियड आ चुका है। अब दूसरा जो मसला यहां पर है वो आपको निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालनी है आपको, वेलोसिटी निकालनी है। तो टाइम पीरियड कितना है 9812.5 सेकेंड्स। अब एक काम करते हैं, अगले वाले पे आपको लेके चलते हैं, यहां निकाल के दिखाते हैं आपको वेलोसिटी। अगर आपको निकालनी है वेलोसिटी तो यार एक बात सुनना, डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे बताया था, तो यहाँ पे 2 पाई, लेकिन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो, जिस ऑर्बिट अर्थ के आसपास के ऑर्बिट में जो घूम रहा है ना, ठीक है, ये अपने पास अर्थ है और अर्थ के आसपास के ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, तो उसकी दूरी किसके बराबर है, जरा गौर करो अच्छे से। यहाँ पे घूम रहा है अपने पास एक सैटेलाइट, ठीक है, इस ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी जो दूरी होगी ना वो हो जाएगी r के बराबर, सेंटर से लेकर के इस पॉइंट की, ठीक है, जो दूरी हो जाएगी जहां पे घूम रहा है सैटेलाइट, उसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल r के बराबर। डन केस है, ठीक है। ये था तुम्हारे पास मास ऑफ दी सैटेलाइट, स्मॉल m ले लेंगे इसको, ठीक है। अर्थ का मास क्या होता है, कैपिटल M, वो तो एकदम जग जाहिर चीज है। तो यहाँ पे ये दूरी कितनी आई थी मेरे ख्याल से 6400 प्लस 3600 मतलब 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला r अपन को लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो उसको जरा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद कहानी को यहीं से अपन फिर आगे बढ़ाते हैं। नाउ वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 पाई r के बराबर ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 पाई r के बराबर। बस खत्म पे ये सवाल, बहुत सिंपल था। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो 2
उसके बाद पाई का मतलब क्या हो जाएगा 3.14। उसके बाद ये जो आर है ना, आपको पता है ये चीज 3600 प्लस 6400 मतलब 10,000 किलोमीटर, 10⁴ किलोमीटर मतलब 10⁷ मीटर्स। आया समझ? 10⁷ मीटर्स। 2 पाई आर हो गया और नीचे टाइम क्या था तुम्हारे पास 9812.5 सेकेंड्स। ठीक है, पक्का। अभी ये वैल्यू हमने करके रखा हुआ है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो इसका आंसर अपना आएगा 6400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? तो अपने पास आंसर कितना आ गया 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। पक्का। अगर किसी को यहां पे दिक्कत हुई आर को देखने में, तो मैं उनकी थोड़ी सी यहां पे हेल्प कर देता हूं कि बेटा आर जो था ना, वो बेसिकली आर प्लस एच के बराबर है। आर किसके बराबर है? आर प्लस एच के बराबर है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा गौर करिए। आर का मतलब था अपने पास 6400 किलोमीटर और एच कितना था 3600 किलोमीटर। ये सवाल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। तो यहां पे आर कितना आ जाएगा 6400 प्लस 3600 मतलब 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर्स 10⁷ मीटर्स के बराबर। ठीक है, पक्का। ये वाला पूरा मसला क्लियर दिमाग में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का। तो ये आपके पास छोटे वाले r की वैल्यू आ जाएगी, 10⁷ आ रही है, उसी को तो मैंने यहाँ पे पुट करा, देख लो ना। r की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है 10⁷ पुट करी है। तो कोई भी इसके अंदर दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो जल्दी एक काम करिए, आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको फिर सवाल अगले सवाल पे लेके चलते हैं। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो गजब, ये वाला केस तुम्हारा क्लियर हो चुका है ना। ये वाला बेसिक फॉर्मूले हमने यूज करे थे जो मैंने आपको बताए थे। अब बिना समय लगाए आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो दरअसल स्केप वेलोसिटी वाले फंडे के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्केप वेलोसिटी वाले फंडे के ऊपर। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? अगर आप कभी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर आप किसी बॉडी को तेज फेंकते हैं तो बॉडी ज्यादा हाइट तक जाती है। अगर आप बॉडी को और तेज फेंकेंगे तो बॉडी और ज्यादा हाइट तक जाएगी, लेकिन फिर वापस कहां पे आ जाएगी? अर्थ पे। मैं बोल रहा हूं भाई पूरी जान लगा दो, पूरी जान से बॉडी को फेंक दो। अब तुम कितना भी तेज फेंक दोगे बॉडी को, बॉडी कितना भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन वापस घूम फिर करके तो वापस अर्थ पे ही आएगी ना। द थिंग इज दिस कि आप कितना भी तेज फेंक दें, बॉडी जो मैक्स हाइट तक जा रही है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। तो अर्थ उस बॉडी को खींच ले पा रही है ना। लेकिन अगर मैं कभी किसी बॉडी को इतना तेज फेंक दूं कि वो बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बाहर चली जाए, तो अब अगर ऐसा मैंने किसी बॉडी को फेंक दिया कि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के ही बाहर चली गई है, तो अगर कोई बॉडी अर्थ के फील्ड के बाहर है तो फिर अर्थ उसको वापस अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। और उस केस में हम कहते हैं कि हमने बॉडी को ऐसा फेंका कि बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एस्केप कर गई। Now the body can never come back to earth on its own। तो ऐसी वेलोसिटी, ऐसी स्पीड जो आपने प्रोवाइड करी किसी बॉडी को सो दैट बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्रॉस कर जाए, उस गिवन स्पीड को कहा जाता है एस्केप स्पीड। ठीक है, अब उस पर बेस्ड ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। एक काम करो, जल्दी एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। इस सवाल को देख लिया होगा आप लोगों ने, सॉल्व करने का ट्राई कर लिया होगा। क्या आपका आंसर आया वो जल्दी जाकर के कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए मुझे, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग के आंसर कहां सही जा रहे हैं, कहां गलत जा रहे हैं। ठीक है, चलो ओके, अब एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे जो एस्केप स्पीड की बात चल रही है ना, लेट मी गिव यू वन बेसिक फॉर्मूला। मैं आपको पहले बता चुका था एस्केप वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, पहले मतलब क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आ चुका है बेटा ये। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस Gm/r। यहां पे आप एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे जो आर है ना वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप इस बॉडी को ना एस्केप करवाना चाहते हो, किसी डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर भेजना नहीं चाहते हो कि उस ऑर्बिट का रेडियस होगा। आप इस बॉडी को एस्केप करवाना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट पे आप हो, वहां से आप फेंक रहे हो इस बॉडी को और इसको आप एस्केप करवाना चाहते हो। तो जो m यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, दिस इज नॉट द मास ऑफ द बॉडी, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट। और यहां पे r जो है ना, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यहां पे कोई डिफाइंड ऑर्बिट नहीं है, दिस r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट,
दिस आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में सही से बैठ रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gm ओवर r, जहां पे m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक फॉर्मूला होता है यार, आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी, है ना। अब जरा गौर करें, द एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11, वैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बट सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 11 कह दिया गया यहाँ पे, ओके। A certain planet has a radius twice that of Earth, but its mean density is the same as that of Earth. एक दूसरा planet है जिसका जो रेडियस है वो Earth के रेडियस का तो ट्वाइस है, बट उसकी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है, अर्थ के डेंसिटी के बराबर ही है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केप स्पीड फ्रॉम दैट प्लैनेट। बेसिक फॉर्मूले को देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्केप स्पीड ना इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप किस मास की बॉडी को फेंक रहे हो, ठीक है। जबकि हालांकि स्केप स्पीड जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस प्लैनेट से आप बॉडी को फेंक रहे हो ना, उस प्लैनेट का मास क्या है और उस प्लैनेट का रेडियस क्या है। आया आप लोग को समझ में पक्का? तो प्लैनेट का खुद का डायमेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि हम किस बॉडी को फेंक रहे हैं, उसका मास वगैरह क्या है, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, इस पे आते हैं। पहले जरा सुनना, एक बार पहले अर्थ की बात कर ली जाए, उसके बाद फिर उसको बाकी रिलेट करेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपन ने अर्थ ले लिया, अर्थ ले लिया। अब इसका मास तो आप लोग जानते हैं, इसका मास तो अपन m लेके चलते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि मास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मतलब m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है भाई? तो वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे हमको पता है कि ये जो चीज हमने बना करके रखी है, दिस इज द अर्थ। ये हमने क्या बना के रखा है? ये अर्थ बना के रखा है। इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है कैपिटल M के बराबर। इसका रेडियस कितना होता है? इसका रेडियस होता है बेटा R के बराबर। किसके बराबर? रेडियस होता है R के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को इसमें, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, एस्केप स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला वाइज अगर अपन चलें तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ, बताया था अभी, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gm ओवर r, ठीक है। चलेगा आप लोग को इतना। यहां पे अर्थ के लिए जब इसको सॉल्व आउट किया गया है तो इसकी वैल्यू आई थी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हम सही जा रहे हैं? सवाल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। बस इतनी सी बात है। अब एक नया प्लैनेट है जिसका डेंसिटी सेम है, अर्थ के बराबर ही है, बट रेडियस डबल है, ठीक है। तो उसको लेते हैं नया प्लैनेट, इसका रेडियस डबल है ना, तो ये लिया हमने प्लैनेट, ठीक है। इसका रेडियस हमको पता है कि इसका रेडियस डबल हो चुका है, या डबल है पहले से ही, ठीक है। सेंटर से यहां तक की दूरी ये है इस पर्टिकुलर प्लैनेट का रेडियस, ठीक है। तो एक काम करा जाए, इसको अपन ऐसा बोल देते हैं कि भैया जो r डैश है ना, मतलब इसका जो रेडियस है ना, वो अर्थ के रेडियस का ट्वाइस है, सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस का ट्वाइस है। इसकी डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ है। तो यहां पर एस्केप स्पीड क्या होगी आपको ये निकालना है। तो जरा गौर करो, ये जो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gm/r आ रहा है ना, तो अगर मैं इस चीज को हल्का सा अगर मैं खोलूं उसको, तो मास खुल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के अंदर। तो अगर मैं इसी को लिख दूं यहां पे, पहले जरा इसकी बात कर ली जाए, तो यहां पे एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 2g/r को मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है? 4/3। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम। यहां तक कोई परेशानी? पक्का। अब एस्केप वेलोसिटी हम जानते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो आई चुकी है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जरा इसको सॉल्व आउट करना फर्दर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। 2 4 से कितना हो गया? 8। तो 8/3, नंबर को ऐसे बाहर रख लो, ठीक है। 8/3 नंबर को ऐसे बाहर रख लो। उसके बाद क्या बचेगा? g रो पाई और आर का स्क्वायर।
मेरे ख्याल से यहां तक की पूरी कहानी क्लियर आपको हो रही होगी, ठीक है। तो 8/3 0 पाई आर का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अपन इस प्लैनेट के लिए आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाली बात पूरी तरीके से क्लियर आउट होते रहेगी। अब जरा गौर करिए, इसकी जरा बात की जाए। जब आप इसकी निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट v डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी, भाई इसका रेडियस क्या है आर डैश, इसका मास क्या है, लेट्स कॉल दिस मास एज एम डैश, क्या बोलेंगे इसको, एम डैश, ठीक है। अब जरा गौर करो, एस्केप वेलोसिटी नए वाले की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी। अच्छा आर डैश किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आर डैश क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर। उसके बाद एम डैश जरा खोल लेते हैं एम डैश की जब बात करेंगे ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी तो सेम ही था, दोनों का डेंसिटी सेम था, अर्थ का भी और नए वाले प्लैनेट का भी। डेंसिटी के बाद क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वो तो होता है 4/3 पाई। अब ये नए वाले के रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो नए वाले का रेडियस क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इसका अपने को करना पड़ेगा क्यूब। यहां तक कोई परेशानी है क्या, पक्का डन। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, काम यहां से खत्म हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ, मुझे एक फैक्टर देखते हुए चलना है, 8/3, ये जो फैक्टर है ना, दिस इज बेसिकली अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, 11.2 के बराबर। अब जरा गौर करो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 तो वैसे निपटता हुआ दिख रहा है, ओके 2 से 2 तो निपटता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये जी रो 4 पाई, नीचे आ रहा है 3r, उसके बाद 2 का क्यूब कर लेना, 2 2 4 2 8, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू आर क्यूब। 8 इंटू क्या हो चुका है, आर क्यूब हो चुका है। अब जरा गौर करते हुए चलना है, इसमें एक बहुत मस्त बात मेरे को समझ में आ गई है। ये जो 4 था ना, इसको रूट के बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस। तो वी ई डैश 4 को रूट के बाहर निकाल लो तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, अब अंदर क्या बचने वाला है, तो अंदर देखो 4 तो बाहर आ गया रूट के, तो वो 2 हो गया, तो 8/3, उसके बाद जी रो पाई आर से आर का क्यूब वहां पे कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा। अच्छा आप एक बात जानते हैं, अंडर रूट ऑफ 8/3 जी रो पाई आर का स्क्वायर, जी रो पाई आर का स्क्वायर 8/3 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। ये किसके बराबर है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आप सीधे तौर पे इसको बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज ट्वाइस, उसके बाद अंडर रूट, ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 नहीं है, वो सवाल के अंदर सिर्फ 11 गिवन था, सवाल के अंदर सिर्फ 11 गिवन था, 11.2 नहीं था। तो ये 11 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसका हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, इसके बाद बेटा हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये डबल स्केप स्पीड हो गई है उस प्लैनेट के लिए जिस प्लैनेट की डेंसिटी एग्जैक्टली अर्थ के बराबर ही है, बट उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का डबल है एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो तब जाकर के इस प्लैनेट एक्स के लिए जो स्केप स्पीड होगी वो हो जाएगी तुम्हारे पास 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी एक काम किया जाए, इसको दिल में बसा के रख लेते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं इसके ठीक अगले वाले सवाल की तरफ। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे लेके बढ़ाएंगे। और ये एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, इसका आपने स्क्रीनशॉट बाकायदा से ले लिया होगा। डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, जल्दी करिएगा प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसे गायब करते हैं और आपको लेके चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। ये गिवन डेटा था, मतलब किसका मतलब क्या होता है वो सब यहाँ पे लिख के रख दिया था, तो ये बहुत फायदे की चीज होती है आप लोग के लिए, ठीक है। चलो बिना समय लगाए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 3.6 10⁶ मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट है ना, 3.6 10⁶, ये दरअसल हो चुकी है 3600 किलोमीटर के बराबर। और आप लोग जानते हैं कि ये जो हाइट गिवन है वो गिवन है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। कहाँ से गिवन है, अर्थ के सरफेस से। अच्छा ये एच के बराबर हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है पता है ना, वो होता है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि ये अपने पास मान लो अर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बेटा,
रेडियस के बराबर, और उसके बाद यहां से लेकर मतलब सैटेलाइट की दूरी अर्थ के सरफेस से जो हो गई वो कितनी हो गई 3600 किलोमीटर। तो अब ऑटोमेटिकली 3600 किलोमीटर प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 6400 किलोमीटर, ये जोड़ करके आ जाएगा टोटल 10,000 किलोमीटर के बराबर। मतलब जो छोटा वाला आर है वो आ जाएगा 10,000 किलोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 7 मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ mv² होता है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सैटेलाइट का मास गिवन है, एनर्जी टोटल वाली भी पूछी है, पोटेंशियल भी पूछी है, काइनेटिक भी पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास ऑफ द अर्थ स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है 6400 किलोमीटर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो भैया 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ऐसा कुछ बेसिक डेटा गिवन है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर कुछ अतरंगे काम नहीं होने वाले, तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन जाएगा। जो बनेगा आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, अगर सही होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, आप लोगों ने सेल्फ ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं क्या आपका आंसर जो आया था, क्या वो सटीक आंसर आया था कि नहीं आया था, जरा चेक किया जाए। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो भाई यहाँ पे हाइट है 6400 किलोमीटर, तो लिख लिया जाए इसको यहाँ से, ठीक है, 3600 किलोमीटर, ठीक है। मतलब भाई ऑब्वियसली जब मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ये h आ गया, क्या आ गया अपने पास, ये h आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट इट्स काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो निकालना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल निकालना है, टोटल निकालना है, गिवन डेटा। उसके बाद लिखा हुआ है मास ऑफ द सैटेलाइट इज 500 kg, मतलब जो छोटा वाला m होता है ना, मास ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज नथिंग बट 500 kg। ओके भाई साहब, kg इज द स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट फॉर मास, तो उसे कन्वर्ट करने का तो कोई यहाँ पे लोड नहीं होगा आपके ऊपर। अब उसके बाद क्या चीज गिवन थी, मास ऑफ द अर्थ 6 10 टू द पावर 24, मतलब कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओके डन, यहां तक भी कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता होता है क्या होता है, और जी की वैल्यू भी पता होती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपसे ये जो चीजें गिवन थी ना, उससे निकालना क्या था आपको, पहली बात निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, पहली चीज तो आपको इवैल्यूएट करनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को इवैल्यूएट करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन, नीचे क्या आ जाता है बेटा, नीचे आ जाता है ट्वाइस ऑफ यहाँ, अच्छा जो आर है ना वो कैपिटल आर नहीं है, दरअसल वो छोटा वाला आर है, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, छोटा वाला आर, मतलब अर्थ के सेंटर से लेकर के सैटेलाइट तक की जो दूरी होगी ना वो हो जाएगा छोटा वाला आर, ठीक है। चलो ओके, अगर मैं इसको हल्का सा खोल के लिखूं इस फॉर्मूले को, तो जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये जो आर होता है वो दरअसल आर प्लस एच होता है, किसके बराबर होता है, आर प्लस एच के बराबर होता है। मैं आपको पहले वहां पे दिखा भी चुका था मेरे ख्याल में। ओके डन, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, अब सारी वैल्यूज पता है आपको, बस वैल्यूज को भरना बचा हुआ है, ठीक है। बस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना बचा हुआ है, तो जरा पुट करें इसको, उसके बाद खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का मतलब क्या है 6.67 10 टू द पावर -11। उसके बाद m का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैनेट, गिवन प्लैनेट, तो गिवन प्लैनेट का मास क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। उसके बाद ये मास ऑफ दी हो गया प्लैनेट। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ दी सैटेलाइट क्या है, 500 kg था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 500 kg 500 kg अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ट्वाइस बेटा R प्लस एच है, ठीक है। एक बात तुमको बताऊं, 6400 किलोमीटर प्लस 3600 किलोमीटर करोगे ना तो वो आ जाएगा 10,000 किलोमीटर। सही जा रहा हूं मैं, जी हाँ बिल्कुल 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 7 आएगा। क्या आएगा, 10 टू द पावर 7, बिकॉज मैं किलोमीटर्स में आंसर नहीं दे सकता, आई नीड टू गो विद द SI यूनिट। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर्स होती है, तो मीटर्स में ही आंसर कोट करेंगे ना। तो यहाँ पे अपने इसको पुट करा। अब जैसा आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 जूल्स आएगा।
आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 10 जूल्स। ये आपके पास आ गया है काइनेटिक एनर्जी। डन था ये वाला खेल पूरा, तो ये आपके पास पूरा डन हो चुका है काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे ही फिर आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर फरमाएं, पोटेंशियल एनर्जी बेसिक फॉर्मूला अगर आप जाएंगे ना इसके बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम एम ओवर छोटा वाला आर, ठीक है। और छोटा वाला आर क्या होता है? आर प्लस एच। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस जी एम एम ओवर यहाँ पे आर प्लस एच इज गोइंग टू बी योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे आप इस चीज को फर्दर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो यू कितना आ जाएगा? यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो चीज है ना, ये दरअसल अगर गौर करें तो काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है, बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 10 टू द पावर 10 जूल्स, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। बहुत बेसिक फॉर्मूला वाइज चल रहा है ना, पूरा फॉर्मूला वाइज सेटअप है यार, इसका कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसा नहीं होती है। ये अपने पास क्या आ चुका है? आंसर फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरा और अंतिम काम बचा है टोटल एनर्जी निकालना। चलिए उसको भी निपटा दिया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टोटल एनर्जी भाई सब जानते हैं यार, अब जब वो दो एनर्जी निकल चुकी है तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो टोटल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितना आ गया था? -2 10 टू द पावर 10 और प्लस काइनेटिक कितना आ चुका है? काइनेटिक आ चुका है 10 टू द पावर 10 जूल्स, ठीक है, 10 टू द पावर 10 जूल्स। तो -2 प्लस ये 1 वाला हो गया, तो ये -1 बचेगा, मतलब -1 10 टू द पावर -10। तो टोटल एनर्जी आपके पास केवल कितना आ जाएगा? -10 टू द पावर 10 जूल्स, ठीक है, -10 टू द पावर 10 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस कहानी यहां पे खत्म हो गई है। तो ये आ चुका है आपके पास टोटल एनर्जी। बस भैया, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, डिटेल सोल्यूशन। अब मैं इसको हल्का सा सेपरेशन देता हूं आप लोग के लिए, ताकि आप तरीके से इत्मीनान से इसको नोट कर पाएं। चलिए बेटा, डन, ठीक है। तो ये अपने पास गिवन था और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें निकाली थी वो यहाँ पे निकाल के रख दिए मैंने आप लोग के लिए। पहले अपने पास आ चुका है काइनेटिक एनर्जी, कहा गया यहीं तक था, दिस वॉज द कॉन्टेंट फॉर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल यहीं पे खत्म हो गया है, दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। और आखिरी वाला है तुम्हारे पास टोटल, ठीक है। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से। चलो ठीक है, ओके डन, क्लियर है ना। अब एक काम करें, इसे गायब करते हैं और अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, ठीक है, अगर अर्थ का जो रेडियस है दैट श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग सेम, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना % चेंज होगी अगर रेडियस श्रिंक्स बाय 2%। एक बार सवाल देख लो इत्मीनान से, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो हो गया, चलो ठीक। अब उसके बाद सेल्फ ट्राई आप लोगों ने कर लिया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा वीडियो को पॉज कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर वो आंसर्स प्लीज डाल दीजिएगा। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, इसका मतलब ये है, अगर इसको साफ शब्दों में लिखा जाए तो रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2% को ऐसे लिखा जाएगा, परसेंटेज चेंज, ठीक है। जब निकलता है किसी भी चीज के अंदर तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इक्वल टू कितना आता है? परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन था कि यार परसेंटेज चेंज कितने का हो रहा है? ये हो रहा है 2% का, वो भी डिक्रीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो माइनस का आया परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको ब्रॉडली ऐसे कह सकता हूँ कि ये डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू -2/100 है। और मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि आर से आर नहीं कटता है, डी आर इज द स्मॉल चेंज इन रेडियस, ठीक है, ओके। ये अपने पास डी आर बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई? -2/100, ठीक है। अब उसके बाद इसको पहले बात तो भाई डब्बे में डाल दो। उसके बाद आपसे पूछा क्या हुआ है?
आपसे पूछा हुआ है हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, मतलब dg अपॉन g पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? तो आपको जो चीज इवेलुएट करनी है, जो चीज आपको फाइंड करनी है, वो होने वाली है dg अपॉन g। तो dg अपॉन g का एक्सप्रेशन क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दिमाग में अपन रखेंगे और इसको मुझे फर्दर यूज करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, नाउ अगर अपन चलें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर चला जाए, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर चला जाए, तो फॉर्मूला तो होता है g इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी तो किसी को नहीं हो रही होगी। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, लेट मी कॉल दिस एज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब एक काम करें, मुझे इवैल्यूएट करना है dg बाई जी। ठीक है, तो g तो अगर नीड पड़ेगी तो यहां से निकाल लूंगा, लेकिन dg निकालना पड़ेगा ना। अब dg का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ g वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करें अपन, बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई? कैपिटल G का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो। m का मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, कांस्टेंट है वो। तो r, अब मैं r की दूरी को चेंज कर सकता हूं, बिकॉज आप जानते हैं r जो यहां पर होता है ना, वो अर्थ के सेंटर से लेकर के कंसर्न्ड पॉइंट तक की दूरी होती है। वो कंसर्न्ड पॉइंट जरूरी नहीं है कि सरफेस पे ही आ रहा हो। ठीक है, अगर वो कंसर्न्ड पॉइंट सरफेस पे आएगा तो वो दूरी रेडियस के बराबर हो जाएगी, बट वो कंसर्न्ड पॉइंट बहुत दूर भी तो हो सकता है ना। तो मतलब r इज अ वेरिएबल बेसिकली। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो कहानी हमारे पास क्या हो जाएगी, dg अपॉन जी। dg अपॉन, बेसिकली मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एक काम करता हूँ r के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dg अपॉन dr इज इक्वल्स टू, एक बात सुनो, gm को तो बाहर रखो बिकॉज वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे चलने वाला है डिफरेंशिएशन किसका बेटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर था ना, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा r की पावर -2। ये क्या हो जाएगा बेटा, r की पावर -2। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो यहां से dg अपॉन dr इज इक्वल टू, यहां पे gm को रखो ऐसे ही बाहर। ठीक है, gm को रखो बाहर बेटा, r की पावर -2 का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 पहली बात तो बाहर आ जाएगा, -2 ऐसे बाहर आ गया। उसके बाद r की पावर -2 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 बोले तो -3। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे dg अपॉन dr इज इक्वल टू -2gm अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे हो जाएगा आर का क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा, आर का क्यूब। क्या आप लोग को इतनी बात पूरे तरीके से समझ में आ गई? पक्का श्योर है आप लोग? ठीक है, ये अपने पास आ गया है dg अपॉन dr। अच्छा एक काम करो ना, मुझे तो dg चाहिए होता है। ठीक है, अपने को तो मतलब नहीं है dg अपॉन dr से, बिकॉज हमें इवैल्यूएट क्या करना है फाइनली, हमें जो चीज फाइनली इवैल्यूएट करनी है वो तो ये रहा ना बेटा, dg अपॉन g हमको इवैल्यूएट करना है। या g तो यहाँ पता ही है, अब dg बस निकालना था, तो यहाँ पे dr को फेंको उस तरफ। आया समझ? ठीक है, यहाँ जब dg निकालोगे ना तो ये dg क्या हो जाएगा, -2 ऑफ 2gm अपॉन r का क्यूब, और यहाँ पे dr यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा dr। ठीक है, तो -2gm अपॉन r का क्यूब, यहाँ पे dr वहां उचक गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। और आप जानते हैं कि मुझे निकालना है dg अपॉन जी, मतलब थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करना तो बनता है। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो कहानी कैसे मोड़ लेगी, जरा उस पर गौर करिएगा। थर्ड इक्वेशन को सेकंड वाले से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है सिर्फ और सिर्फ dg। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dg, और इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा g। उसके बाद dg कितना आ चुका था, -2gm बाई आर का क्यूब। ओके डन, तो -2gm ओवर आर का क्यूब, और यहाँ पे क्या है, dr था। अब जैसे इसको मैंने डिवाइड किससे करा बेटा, g से डिवाइड करा, ये रहा। ठीक है, डिवाइड करना मतलब पलट के मल्टीप्लाई करना, तो आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, gm। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, gm। आर स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, gm। अब जिसको निपटना है उसको निपटना है, तो जाने वाले को तो कोई वैसे भी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, रेड पेन से काटेंगे इसको यार। चलो अब जरा गौर करना,
तो आर स्क्वायर और यहां पे गया तो बस क्या बचा, सिर्फ एक आर बचा, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। उसके बाद जीएम और जीएम भी हमारे बीच अब नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा है जरा उसके बारे में देख लिया जाए कि क्या बच रहा है। तो ये बचने वाला है डीजी अपॉन जी -2। उसके बाद यहां पे क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर। यार एक बात है, लेकिन ये जो अपने पास -2 उसके बाद डी आर अपॉन आर बच रहा है, डी आर अपॉन आर अपन कहीं देख चुके थे, ठीक है। डी आर अपॉन आर आया था -2%, डी आर अपॉन आर क्या आया था, इसको कैसे पढ़ेंगे, -2% ही पढ़ेंगे ना। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं अभी के लिए ना, डी जी अपॉन जी -2, और जो ये डी आर अपॉन आर लिखा हुआ है इसको मैं वहां से देख करके कह रहा हूं -2%। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो जैसे ये प्लस हो गया तो डी जी अपॉन जी इज इक्वल टू प्लस का 4%। इसका मतलब ये है कि अब इफ रेडियस श्रिंक्स देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस बाय 4%। अगर रेडियस श्रिंक होता है 2% से तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 4%। तो ये रहा अपने पास अल्टीमेट फाइनल आंसर। तो जरा इसको तरीके से बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा आप लोग के सामने, सवाल का स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके थे, और ये रहा कंप्लीट आंसर का डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, फिर इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब एक काम करें, जरा इसे गायब करते हैं और आपको लेके चलते हैं अब इसके अगले वाले बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब यहां पर बातचीत हो रही है अबाउट वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। आया कुछ याद, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी रिड्यूस बाय 36%, ठीक है। भाई साहब यहां एक बहुत प्यारा खेल है, सुनो। इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 36%, इसका मतलब इट बिकम 64%, ठीक है। इफ जी रिड्यूसेस बाय 36% then it becomes 64%। आई मेरी बात समझ। इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 36%, 36% से रिड्यूस हुआ है तो कितना बचा, 64% के बराबर बचा, ठीक है। तो कितनी हाइट पर ऐसा हो रहा होगा, फ्रॉम द फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके ओके ओके, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर जी की वैल्यू थी तो कितने हाइट पर जो है वैल्यू 36% से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब 64% बचेगी। अब एक काम करते हैं, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सुनो। हालांकि हाइट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन के दो फॉर्मूले थे, एक था जब h इज नॉट कंपेरेबल टू आर, एक था जब h इज कंपेरेबल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, ठीक है। तो ये काफी अच्छा खासा लॉस आया है, तो इसमें अपन लिख लेंगे कि हियर h इज कंपेरेबल, क्योंकि छोटी मोटी हाइट पर इतना लॉस नहीं आएगा बेटा, छोटी मोटी हाइट पर इतना 36% का लॉस नहीं आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं g डैश बाई जी इज इक्वल टू r का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाता है r प्लस h का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बड़ी प्यारी बात सुनना तुम, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%, सो इट बिकम्स 64%, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, जो मैंने बोला उसको आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे ऐसे कि जी डैश मतलब 64% बचा, तो जी डैश इज इक्वल टू 64 पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब सेंचुरी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बचा 64% ऑफ व्हाट, इनिशियल वैल्यू। आया समझ। तो यहां से g डैश बाई जी का जो आंसर आएगा वो अभी तुम्हारे पास आ रहा है 64/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। एक सेकेंड बस, ये ले लेते हैं येलो कलर का ही, ओके। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2।
अब भाई पूरी दुनिया जानती है, यहां पर भी क्या आया था जी डैश बाई जी, यहां पर भी क्या है जी डैश बाई जी। आपको तो हाइट निकालने से मतलब है, तो जल्दी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जल्दी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। उसके बाद कहानी कैसे डेवलप होगी तो जरा गौर करिएगा। जैसे हम इक्वेट कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद जो कहानी फर्दर डेवलप हो रही है वो आ रहा है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके डन। आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा 64 और नीचे कितना आ रहा है 100। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसका स्क्वायर रूट लिया जाए। ठीक है, जैसा आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आर और नीचे आएगा आर प्लस एच। यहां पे स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 8 और नीचे आ जाएगा 10। आ गया समझ? एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो 10r इक्वल टू 8r प्लस 8h। ठीक है, तो क्या बोला 10r इक्वल टू 8r प्लस 8h। अब एक काम करो 8r को यहां फेंक दो तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू आ जाएगा 8 टाइम्स h। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां जब आप h निकालेंगे ना तो h आ जाएगा 2r अपॉन 8, मतलब h आ जाएगा r अपॉन 4। क्या हम सही जा रहे हैं? तो 2r इक्वल टू 8h सही लिखा है अपन ने, h इक्वल टू 2r बाई 8 हो जाएगा, मतलब r बाई 4 हो जाएगा। अब ये r कितना होता है पता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। इसको आप डिवाइड करेंगे ना जैसे 4 से, तो आंसर तो अपना आंसर कितना आएगा 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर जो h आने वाला है वो आने वाला है 1600 किलोमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, h कितना आ गया 1600 किलोमीटर। बस इतनी सी बात थी। तो अब एक काम करें बेटा, जो भी अपना आंसर आया उसको आराम से डब्बे में डाल दिया जाए और फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले ठीक सवाल के ऊपर। ठीक है, तो एक काम करो जल्दी उसको नोट करो। सवाल का स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके होंगे ऑब्वियसली। अब ये रहा अपने पास डिटेल्ड सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, चलो तो अपने पास ही तो ये 2r लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख ही लिया होगा उसको अच्छे से। 2r लिखा हुआ था, हो गया होगा। ठीक है, अब जरा इसको गायब किया जाए और बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 10,000 kg। SI यूनिट में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बॉडीज, एक का मास है 100 kg, एक का मास है 10,000 kg, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम विल द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, इंटेंसिटी is basically force acting per unit mass placed at that point. Intensity is basically force acting per unit mass placed at that point, and this becomes eventually acceleration because force upon mass वैसे भी क्या होता है बेटा, वो होता है acceleration के बराबर। आगे इतनी बात समझ में। और acceleration जो होता है ना, this is basically a vector quantity। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो होती है इसके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल मानो, जैसे मान लो एक बहुत भारी मास है, ये एक बहुत भारी मास है m। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है जिसका जो ये पॉइंट मास है, इसका मास कितना है m0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला मास इसको खींचेगा। ऑब्वियसली अगर मैंने इसको भारी मान के रखा है, इसका मतलब दिस इज अ स्टैटिक मास। इन दोनों के फोर्सेस, इन दोनों के आपसी फोर्स के कारण कभी इसका मोशन तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये भारी है। जब ऐसे म्यूचुअल फोर्सेस काम करते हैं ना, तो कौन सी बॉडी मूव करेगी? जो बॉडी हल्की होती है उसी का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये वाली बॉडी यहां पर मूव करेगी, तो ये तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होने वाला है। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पक्का श्योर हो? चलो ठीक है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके डन। अब जरा गौर किया जाए, उस पॉइंट की दूरी आपको निकालनी है ऑब्वियसली। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग them will the resultant gravitational field intensity, मतलब एक्सेलरेशन इज 0। पक्का डन। ठीक है, 100 kg है और 10,000 kg है। चलो भैया स्टार्ट करें इसको। गौर करो, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से। येलो कलर की बॉडीज ले लेते हैं। एक बॉडी ले ली, पकड़ लो उसको अपन ने 100, सर्कल लेंगे ना, सर्कल। ये ले लिया अपन ने, मान लिया 100 kg की बॉडी। कितने kg की बॉडी ले लिया अपन ने? ये 100 kg की बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी ले लेते हैं अपन, कितने kg की? इसको मानते हैं अपन, चलो 10,000 kg की बॉडी ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे मासेस के अकॉर्डिंग जो खेल पूरा होने वाला है वो डेवलप कैसे होगा, तो जरा गौर करें बेटा। ये था हमारे पास 100 kg का आइटम और ये हमारे पास है 10,000 kg का आइटम।
ये हमारे पास है 100 kg, ये है 10,000 kg, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो आपसी दूरी है ना सवाल के अकॉर्डिंग, वो पहले से गिवन है कि वो दूरी तो 1 मीटर के बराबर है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 मीटर के बराबर। कितना आएगा, 1 मीटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस एंड दिस इज नथिंग बट 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन जरा इस बॉडी का नामकरण कर देते हैं। लेट मी कॉल दिस बॉडी एज ए, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस बॉडी एज बी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इनको जोड़ने वाली लाइन के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, तो एक पॉइंट का जो नाम है, अपन इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है ना वो ए और बी की वजह से 0 हो रही है अल्टीमेट, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, पहले जरा इन दूरियों का नाम रख लें, ठीक है। पहले जरा इन दूरियों का नाम रख लें, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो है x के बराबर। ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है x के बराबर। अब ये पूरी दूरी थी 1 मीटर के बराबर, उसमें से x यहां चला गया, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स। बाकी बचा हुआ कितना होगा बेटा, ये होगा 1 माइनस एक्स। इसको भी लिख देता हूं मैं, इसको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, फिर जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ए वाली बॉडी, बी वाली बॉडी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो है वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। करें शुरू उसको, अब जरा गौर करना नाउ। नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज 0। नेट मतलब फाइनल या टोटल, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज 0 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करना, किसकी वजह से इंटेंसिटी कहां जाएगी, डायरेक्शन क्या होगा, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे, ए वाली बॉडी की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां पर होने वाला है, और बी वाली बॉडी की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी किसकी वजह से है, बी वाले की वजह से, और ये इंटेंसिटी किसकी वजह से है, ए वाली की वजह से। आया समझ, बी वाली बॉडी वहां खींचेगी ना और ए वाली बॉडी यहां खींचेगी, दैट्स वाई, ठीक है। तो भैया आई बी माइनस आई ए, यहां पे रिजल्टेंट क्या आएगा अपने हिसाब से जरा गौर करना। नाउ आई बी माइनस आई ए, नेट इंटेंसिटी इक्वल टू 0 थी, तो आई बी माइनस आई ए कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब आई बी किसके बराबर हो जाएगा, आई ए के बराबर हो जाएगा। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर, जी एम बाई दूरियों का स्क्वायर। तो यहां पे भाई जी मास कितना है, 100 kg, अपॉन दूरियों का स्क्वायर, दूरियां क्या है यहाँ पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए। आई ए का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। अच्छा ये ए का लिख दिया मैंने, अच्छा ठीक है ना, एक ही बात है वैसे, मैं इसको बी को ए कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आई बी, तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी। तो ए मतलब ये वाली बॉडी, तो 100 kg वाली का मैंने काम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आई बी मतलब ये वाली बॉडी, तो जी, उसके बाद मास कितना है इसका, 10,000 kg, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, उन दूरियों का स्क्वायर। तो दूरियां क्या है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर चलेगा आप लोग को इतना। अब एक काम करो, 2 0 निपट गए, तो यहाँ पे जी से जी भी निपट गया, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2 निपट गए, तो 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का, अच्छा स्क्वायर था ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बस एक ही काम है बेटा, स्क्वायर रूट ले लो, क्या कर लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट वी हैव, टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग द स्क्वायर रूट वी हैव। अब जरा गौर फरमाएगा बेटा, जैसा आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो क्या बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या बचने वाला है भाई, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। और नीचे क्या बचने वाला है, 1 माइनस एक्स, क्या बचने वाला है, 1 माइनस एक्स। बस इतनी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10x। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स, मतलब 11x, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11x। नाउ काम ही खत्म हो गया। जब x निकालना है तो 1 अपॉन 11 मीटर, ठीक है। जब यहां पे x निकालना है तो x आ जाएगा 1 अपॉन 11 मीटर। बस इतनी सी बात है। आया समझ, x कितना आ गया बेटा,
1/11 मीटर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो एक काम करो जल्दी, आप इस वाले सवाल का तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा क्वेश्चन का। अब ये रहा आपके पास डिटेल्ड सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, पक्का पूरा क्लियर है? चलो ठीक है, निपटाते हैं इसको, बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। यहां पे 4 पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, मासेस सेम है, कैपिटल M, और स्क्वायर के कोनों पे रखे हुए हैं, मतलब l का सेपरेशन डिस्टेंस होगा चारों इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, स्क्वायर का, ठीक है। उसका साइड कितना l के बराबर है। अब आपको यहां पे ये निकालना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, ठीक है भाई। बहुत बेसिक कॉमन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट वगैरह में इसका आंसर आने वाला है। जो भी आपका आंसर आए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, अगर आ गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं आया तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसका। जल्दी करना प्लीज। चलिए बेटा ठीक है, बहुत शानदार, देख लिया होगा आप लोगों ने। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो मुझे पक्का भरोसा है कि इसका आंसर ना रूट वगैरह में तो आ ही रहा होगा, रूट के टर्म्स तो आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। अब जरा गौर करें, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, सबका मास m के बराबर है, प्लेस्ड एट दी वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपसे यहीं पे कर लेता हूं, देखो बेटा, अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है ना वो l के बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा भी l के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी l के बराबर है। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दो कि यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी, निकालना होगा मुझे ये, ठीक है। तो भाई साहब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अपने पास ये लॉन्गेस्ट साइड है, लेट मी कॉल दिस ए सी, ठीक है। तो जब AC आप निकालोगे ना तो ये जो AC है वो आ जाएगा तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L का स्क्वायर, ठीक है। जब आप AC यहाँ पे निकालेंगे L यहाँ पे आ जाएगा और ये बचेगा √2, तो L√2, ध्यान रखिएगा प्लीज, गौर करिएगा, साइड L था, तो जो डायगोनल होता है ना उस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो आता है बेटा किसके बराबर, L√2 के बराबर, ठीक है। ये वाला फंडा मुझे काम करेगा, ये वाला फंडा मुझे यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, ठीक है। चलो अब जरा गौर करो, इसको फिगर आउट हम कैसे करने वाले हैं। एक स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। ये ले लिया अपन एक स्क्वायर, ठीक है, ये लिया अपन एक स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि हर तरफ मास कितना है बेटा, कैपिटल M की प्लेसमेंट है और सेपरेशन डिस्टेंस तो L के बराबर है ही, ठीक है। तो हर तरफ अपन प्लेसमेंट करते हैं मासेस की। आ जाओ, एक बार ध्यान देना अच्छे से, एक मास यहाँ रख दिया, एक मास यहाँ रख दिया, एक मास यहाँ रख दिया और एक मास अपन ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब वो मास है भी तो किसके बराबर है, तो वो मास है M के बराबर, कैपिटल M, ये वाला भी कितना है कैपिटल M, ये वाला भी कितना है कैपिटल M, और ये वाला भी कितना है कैपिटल M। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। साइड कितना है यहाँ पे, L के बराबर की साइड है, ठीक है। तो एक बार जरा मैं इसको भी लिख देता हूँ अच्छे से तरीके से डायग्राम सही बनेगा तभी फील आएगा, अदरवाइज नहीं होता बेटा। ये जो दूरी ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी है L के बराबर। अरे एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये दूरी जो है वो है L के बराबर, और उसके बाद यहाँ पर जो ये अपने पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला भी L के बराबर ही है। ये वाला हिस्सा भी जो है ना वो भी L के बराबर ही है। चलो बेटा, जिसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, फिर वो मैंने बताया था √2 ऑफ L हो जाएगा, ठीक है, L टाइम्स √2 हो जाएगा। नाउ थिंग इज दिस कि यहाँ पे कितने पेयर्स बनने वाले हैं, देखो पहला इनके बीच का निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, फिर इसका निकल जाएगा और फिर इसका निकल जाएगा। तो 6 पेयर्स बनने वाले हैं इन टोटल में, ठीक है। इसको एक बार नाम दे दें अपन, सुनो तो अच्छे से। इसका नाम अपन A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम अपन B रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम लेट्स कॉल इट नाउ D। चलेगा आप लोग को। अब निकालना है अपने को पोटेंशियल एनर्जी, जरा गौर करना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सुनो।
फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है या अगर दो मासेस हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस जी एम वन इंटू एम टू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? इनका सेपरेशन मतलब ए बी। ठीक है, इनका सेपरेशन मतलब ए बी। उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस जी बेटा एम वन इंटू एम टू मतलब एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करो ना, ये वाला एम लिखो ही मत, सिर्फ एम का स्क्वायर तो होना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस जी एम इंटू एम मतलब एम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ये वाली दूरी कितनी है? बी से सी के बराबर है। माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? जी एम वन एम टू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? सी डी। उसके बाद माइनस जी एम वन इंटू एम टू मतलब माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? ये डी से लेकर के ए के बराबर हो जाएगा। चलेगा आपको इतना? उसके बाद आखिरी दो जो पेयर बचे हुए हैं बेटा बस खत्म हो गया, ए से सी तक का है। ठीक है, तो माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आने वाला है? नीचे फिर अपने पास देखो चार पेयर्स तो हो गए, अब ए टू सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए टू सी का निकाल लिया। उसके बाद फिर वापस माइनस जी एम का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? ए टू सी का निकाल लिया। अब बी टू डी का निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो बी टू डी हो जाएगा। भाई सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पे क्या है? ए से डी और डी से सी और सी से बी और बी से ए, ये तो एल के बराबर है। लेकिन ए टू सी अगर निकालना हो तो एल रूट टू और डी टू बी अगर निकालना हो तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? एल रूट टू के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा गौर करो उसको, देखो ध्यान देना। नाउ एक काम कर रहे हैं, व्हाइट से करते हैं उसको। भाई अपने पास जो पोटेंशियल आ रही है ना, देखो भाई साहब, ये माइनस 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4 टाइम्स जी एम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आने वाला है? नीचे ए बी हो या बी सी हो या सी डी हो या डी ए हो, वो तो एल के बराबर ही है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा? ये एल आ जाएगा। ठीक है, ये पहले के 4 को अपन ने एक साथ लपेट दिया, इन चारों को। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी बारी आती है, माइनस जी एम का स्क्वायर माइनस जी एम का स्क्वायर। अच्छा ये ए सी है, ये बी डी है। पता है ना ए सी किसके बराबर था? एल रूट टू के बराबर। ठीक है, इसको मैं एक बार से नॉर्मल लिख रहा हूं, देखो माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? ए सी। अब ए सी क्या होता है? एल रूट टू। लिख देते हैं इसको अपन एक बार, एल रूट टू। और यहां पे भी क्या हो जाएगा? माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन ये भी कितना हो जाएगा? एल रूट टू। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब जरा गौर करना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स जी एम का स्क्वायर अपॉन एल। इतना पूरा डन केस है। ये माइनस देखो भैया जी एम का स्क्वायर अपॉन एल रूट टू, इत्मीनान से करवा रहा हूं। ठीक है, माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन एल रूट टू तो है, बट 2 बार है। ठीक है, जब 2 बार है तो यहाँ पे 2 लगा लो, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो आपको कॉमन आता हुआ नजर आ जाए वो जरा कॉमन निकाल लो। तो यू के केस में क्या हो जाएगा? जरा सुनना अच्छे से, माइनस ट्वाइस जी एम का स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो माइनस ट्वाइस जी एम का स्क्वायर अपॉन एल, ये तो अपन ने कॉमन निकाल लिया। जैसे अपन ने इसको कॉमन निकाला है तो ये क्या बचेगा पता है? ये -4 यहाँ प्रोड्यूस करना है, तो -4 कैसे प्रोड्यूस होगा? जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सटीक जा रहा हूँ। ठीक है, माइनस तो आ ही गया है बाहर, तो यहाँ तो माइनस चाहिए ना, तो प्लस करना पड़ेगा बिकॉज मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस जी एम का स्क्वायर अपॉन एल तो आ चुका है, तो 1/√2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√2। ये आ गया है 1/√2। अब अगर आप चाहें फर्दर इसको और सॉल्व करना तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो भैया, माइनस जी एम का स्क्वायर अपॉन एल, माइनस ट्वाइस ऑफ जी एम का स्क्वायर बाय एल, इसको रहने दो, इसको जरा सॉल्व कर लेना। तो क्या हो जाएगा? 2√2 + 1, 2√2 + 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? √2। तो मेरा कहना है तो बस यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, वो बेटर रहेगा। चाहो तो वापस 2 को अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसके बाद कहाँ तक जाओगे? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ही इस हसीन मोड़ पे ला करके इस सवाल को छोड़ देना बेस्ट रहेगा। तो ये तुम्हारे पास रह गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम। कितने पेयर बन गए थे यहाँ पे? 6 पेयर बन गए। तो बस जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल का तो स्क्रीनशॉट चाहिए क्या आपको? ये कोई छोटी मोटी चीजें यहाँ पे थी, अगर आप चाहें तो ले लें स्क्रीनशॉट, मेरे साथ ही ले लो। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। अब इसको तो मैं गायब कर रहा हूँ और ये रहा आपके पास डिटेल्ड सोल्यूशन। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज।
चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब जरा ऐसे गायब किया जाए बेटा, अगले सवालों पे जरा रुख मोड़ा जाए। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन डन था, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ फॉर अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब देखो, इसके अंदर ना सबसे प्यारी बात क्या है, किसी भी बॉडी को अगर आप फेंकते हो अर्थ की सरफेस से, अगर आप फेंकते हो एस्केप करवाने के इंटेंशन से, तो भाई साहब वहां पर जो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहीं से कहीं तक इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो उस बॉडी का मास क्या है, उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू फॉर अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। अगर 20 ग्राम की बॉडी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अगर 100 ग्राम की बॉडी को फेंकना है तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी भाई, क्या होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी। तो इसके आंसर में अपन क्या चीजें लिख करके आएंगे बेटा, कि द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ गिवन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ गिवन बॉडी, किसी भी गिवन बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो खुद बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि जिस प्लैनेट से आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो ना, उस प्लैनेट का मास क्या है, उस प्लैनेट का रेडियस क्या है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी is independent, the escape velocity for a body is independent of its own mass, of its mass। ठीक है, जबकि वो डिपेंड किस पे करती है, इनफैक्ट इट डिपेंड्स किस बात पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस प्लैनेट से आप फेंक रहे हो ना, उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस क्या है। ठीक है, इनफैक्ट इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, मास एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, mass and size of that particular planet, it's as simple as that। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर क्या है कि therefore the escape velocity for 100 gram mass will also be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड only। ठीक है, तो therefore the escape velocity for a body of mass 100 gram। ठीक है, therefore the escape velocity for a body of mass 100 gram, for a body of mass 100 grams is also 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ओनली, is also 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे ना हल्का सा 11 लेके रखा होता। ठीक है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी, वो किस लिहाज से लिया होगा, उस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिहाज से लिया होगा, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ओनली, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का आगे समझ भाई, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसे गायब करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इन केपलर्स थर्ड लॉ, जहां पे लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब था, तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इस के की यूनिट क्या होगी। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, बट अच्छा तरीका बस एक ही होता है। ठीक है, अच्छा तरीका बस एक ही होता है, कॉमन सेंस वाला। देखो भैया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऑब्वियसली, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया, तो के टाइम्स आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो यहां जब आप के निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। के क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब जब आप यहां से यूनिट निकालते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब आप यहां से यूनिट निकालते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, तो यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो के क्या आ चुका है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यहां से बस एक काम करना है बेटा आप लोग को, कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, टी स्क्वायर बोले तो और
आर क्यूब बोले तो क्या होता है, ठीक है। टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर मतलब सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वो सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर क्यूब का स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, दैट इज सिंपल सी प्यारी सी बात ये है कि यूनिट इज सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आ गया समझ, पक्का आ गया समझ। तो एक तरीका तो ये वाला होता है। दूसरा क्या होता है आप जानते हैं, देखो भैया यहाँ पे ना टी स्क्वायर जो था दैट वाज इक्वल टू के टाइम्स आर का क्यूब। अब जो के था ना वो दरअसल आया था 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जीएम, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जीएम, उसके बाद बगल में आया था आर क्यूब। आया समझ के नहीं आया? तो अगर आप चाहो ना तो 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जीएम के लिहाज से भी जी को खोल के एम को खोल के भी आप निकाल सकते हो। तो इवेंचुअली क्या आने वाला है, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब भी आने वाला है, इसलिए उस तरफ से जाना ही मत, ठीक है। सबसे बेटर अप्रोच क्या है तुम्हारे पास, ये रही सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, इसको निपटाते हैं, बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन एयर एंड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन वाटर। देखो भाई, दो बॉडीज हैं, उनको पहले एयर में रखा गया है, उसके बाद सेम डिस्टेंस अपार्ट वाटर में रख दिया है, तो उनके बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे उनके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, उनके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। तो जरा गौर करिए, पहले आपने इसको एयर के अंदर रख दिया है। पहले जो केस अपन लेके चल रहे हैं ना वो अपन लेके चल रहे हैं एयर वाला, और कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा केस है, ठीक है। एयर वाला लेके चल रहे हैं, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है बेटा, आर के बराबर है। पहली वाली बॉडी का मास कितना है, लेट्स कॉल इट m1, दूसरी वाली बॉडी का मास लेट्स कॉल इट fm2, ठीक है भाई। यहां जब फोर्स निकाल रहे हैं तो एयर में निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अपने को मालूम है, जी पहली वाली बॉडी का मास, मास ऑफ पहली वाली बॉडी, मास ऑफ दूसरी वाली बॉडी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, पक्की बात है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या है कि भाई साहब इसको रखना पड़ेगा किसी ऐसे अलग कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, किसी अलग तरह के कंपार्टमेंट के अंदर रखना पड़ेगा, बिकॉज पानी के अंदर डाल दिया इस बार तो, ठीक है। वही दो बॉडीज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही दो बॉडीज हैं। ले आओ भैया इसको, ये रही पहली वाली बॉडी और ये रही तुम्हारी दूसरी वाली बॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बट इस बार क्या है कि इसको पानी के अंदर रख दिया है, ठीक है। इस बार क्या है कि इसको रख दिया गया पानी के अंदर, तो भाई साहब यहां बहुत सारा पानी है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। पर यार यहाँ पर भी कोई यहाँ पे अलग चीज नहीं होने वाली, क्यों बेटा, बिकॉज सेपरेशन डिस्टेंस अभी भी सेम है ना, लॉजिक ही वही है। इसका सेपरेशन डिस्टेंस अभी भी आर के बराबर है। पहली वाली बॉडी का मास m1 है, दूसरी वाली बॉडी का मास m2 है। जब आप यहाँ फोर्स निकालोगे ना तो वो फोर्स निकलने वाला है उन्हीं दो बॉडीज का, बट पानी के अंदर। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, जी पहली वाली बॉडी का मास दूसरी वाली बॉडी का मास अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर। बन गई ये सेकेंड इक्वेशन। आपको रेशियो निकालना था ना, तो जैसे आप रेशियो निकालेंगे ना, फोर्स इन एयर और फोर्स बिटवीन बोथ द बॉडीज इन वाटर का रेशियो, तो कट पिट करके आंसर क्या आने वाला है, 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ये समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो दरअसल इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप उन मासेस को किस मीडियम के अंदर प्लेस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट पे और उनके सेपरेशन डिस्टेंस पे, ठीक है। सेपरेशन डिस्टेंस भी कहां से कहां तक का, दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर तक का सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है भैया। ये आपके खत्म हो चुके हैं पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। बस उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप तरीके से कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, नोट्स आपने बना लिए होंगे, लेक्चर तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब आराम से जाकर के ना एक बार इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, तब जाकर के बहुत शानदार तरह से ये चैप्टर जो है दिमाग में बैठ जाएगा, न्यूमेरिकल्स बैठ चुके होंगे। आगे मेरी बात समझ में, चलिए ठीक है। अब मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है बेटा, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाले कोर्सेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।